Now the next question is, the number of bacteria in certain culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? स्टार्ट करते हैं. The number of bacteria at the end of different hours forms a GP that is 30, 60, 120 and so on. मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया थे और हर 1 आवर के बाद ये डबल हो जाते हैं. तो 30 का डबल 60, 60 का डबल 120 और इस तरह से ये नंबर चेंज होता जाता है. तो आप देखेंगे ये जो बैक्टीरिया बनेंगे, क्वांटिटी बनेगी, जो उसका नंबर बनेगा, जो काउंट बनेगा बैक्टीरिया का, ये जीपी फॉर्म करेगा. ये मैंने लिख दिया ऊपर. हेयर ए की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू क्या है 2 है, 60/32 है. अब उसने पूछा है क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर के बाद कितना बैक्टीरिया होगा. तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर. तो सेकेंड आवर के बाद ये थर्ड टर्म बनेगी इस जीपी की. क्यों, ये तो ओरिजिनल है. 1 आवर के बाद ये हुआ, 2 आवर के बाद ये हुआ, ठीक है. तो 2 आवर के बाद देखो 120 आ रहा है, तो ये थर्ड टर्म बनेगी 1 2 3. A3 क्या होता है जीपी का, AR². तो ए की वैल्यू 30 थी और आर की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 120. नाउ 4 आवर के बाद कितना होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर. तो क्या आएगा A5. ये फिफ्थ टर्म बनेगी इसकी. फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है जीपी में, A × R4, A × R⁴. तो ये A30 है और R की वैल्यू 2 है. सॉल्व करेंगे ये 480 आ जाएगा. और लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का, nth आवर में, nth आवर के बाद कितना बैक्टीरिया काउंट होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर. तो याद रखना है आपको, यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा आएगी. जैसे nth आवर है तो AN+1 आएगा, ठीक है. तो AR⁴ फार्मूला हुआ इसका, और यहाँ पे A की वैल्यू 30 और R की वैल्यू 2. तो आंसर आ गया 30 × 2⁻². तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जीपी का यूज़ करके आप इसको करेंगे. नेक्स्ट, what will ₹500 amount to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest of 10% compounded annually. ठीक है, एक बैंक में अगर आप ₹500 डिपॉजिट करते हैं तो 10 ईयर्स के बाद वो कितना अमाउंट हो जाएगा अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है और वो कंपाउंडेड एनुअली है. ठीक है, तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम 9th और 10th के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. बट यहाँ आपने सीरीज़ का यूज़ करना है. तो मैं आपको बता दूँ, जिस क्वेश्चन में कंपाउंडेड वर्ड होगा उसमें हमेशा जीपी बनेगी. तो देखते हैं किस तरह से. इनिशियल अमाउंट है ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. तो पहले थोड़ा इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं. अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो एक साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ₹500 कितने हो जाएंगे. तो कैसे बनेगा, ₹500 प्लस उसमें क्या ऐड होगा, क्योंकि एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 10% ऑफ 500 ऐड होगा. तो 10% ऑफ 500 कितना होता है 50. तो ये रुपीज़ आ जाएगा 550. नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इट मीन्स फर्स्ट ईयर के बाद जो आपकी वैल्यू बनेगी, अमाउंट बनेगा, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा और उसमें 10% इसी का ऐड होगा 550 का. तो ये बनेगा ₹550 प्लस 10% ऑफ 550, दैट इज़ 55. तो ऐड करने पे आपका जो अमाउंट आएगा वो ₹605 आएगा. इसी तरह से अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल होगा स्टार्टिंग में वो यहाँ का अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का. तो ये 605 प्लस 10% ऑफ 605. तो ये 605 प्लस 60.5 होगा, दैट इज़ ₹665.5 हो जाएगा. एंड सो ऑन. और इस तरह से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा बैंक में, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट से. नाउ सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस की बात करें, अगर हमने इसको सीक्वेंस और सीरीज़ के हिसाब से करना है क्वेश्चन को. नाउ सीक्वेंस ऑफ वेरियस अमाउंट्स इज, पहले 500 था, स्टार्टिंग में 500 था, फिर 550 हुआ, फिर 605 हुआ, फिर 665.5 हुआ, और इस तरह से डैश डैश डैश, और ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, या इसको डिवाइड करते हैं इससे, या इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे रेशो सेम आएगा. तो ये क्वेश्चन जीपी का होगा. आप यहाँ देखेंगे दिस इज़ ए जीपी, हेयर ए 500 है और आर की वैल्यू क्या है 605/550. सॉल्व करने पे 11/10 आएगा. तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट होगा. अब स्टार्टिंग में 500 है, तो इसलिए यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ A11th टर्म होगी इस
जीपी की, जो हमने पीछे दिखाई थी। तो A11 क्या होता है, A इंटू आर रेज टू पावर 10, ये जीपी में है ना। A की वैल्यू 500 थी, R की वैल्यू 11/10 थी, होल रेज टू पावर 10 होगी। इसको लिख सकते हैं 1.1 रेज टू पावर 10। तो क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है तो रुपीज़ में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 500 इंटू 1.1 रेज टू पावर 10। थोड़ा मुश्किल है इसको सोल्व करना, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं आंसर को, ठीक है, इस फॉर्म में। नाउ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपके पास है, स्टार मैंने पहले से लगा रखा है। इसमें क्या है, इफ़ A, B, C आर इन GP, ये 3 नंबर्स हैं, A, B, C आर इन GP एंड A रेज टू पावर 1/x इक्वल टू B रेज टू पावर 1/y इक्वल टू C रेज टू पावर 1/z। प्रूव दैट x, y, z आर इन AP। तो आपको प्रूव करना है, अगर ये दो कंडीशन आपको दे रखी हैं तो प्रूव करना है जिसमें जो x, y, z नंबर्स होंगे वो AP बनाएंगे या AP में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। गिवन A, B, C आर इन GP। आपको मैंने लेक्चर में बताया था, अगर 3 टर्म्स GP में होती हैं तो रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो मिडिल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, इसको नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अब इसके बाद आपके पास एक कंडीशन और दे रखी है, उसको लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये है, वी हैव A रेज टू पावर 1/x इक्वल टू B रेज टू पावर 1/y इक्वल टू C रेज टू पावर 1/z। अब ये 3 नंबर्स इक्वल है, लेकिन एक्चुअली इनकी वैल्यू क्या है पता नहीं, तो इसको हम K से कर लेते हैं। दी 3 वैल्यूज़ इक्वल टू K। अब एक बार इसको लेंगे इसके साथ, एक बार लेंगे इसके साथ और एक बार लेंगे इसके साथ। तो A रेज टू पावर 1/x किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल। यहाँ से B रेज टू पावर 1/y किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल। और यहाँ से C रेज टू पावर 1/z किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल। नाउ A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो K रेज टू पावर x हो जाएगी, यहाँ पे B की वैल्यू K रेज टू पावर y हो जाएगी, यहाँ C की वैल्यू K रेज टू पावर z हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पावर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इधर, या आप लिख सकते हैं रेजिंग पावर x ऑन बोथ साइड, इस तरह से भी देख सकते हैं इसको। अब A, B, C की वैल्यू जो यहाँ आपने फाइंड कर ली, ये इसको आपने कहाँ रखना होगा, इस वाली इक्वेशन में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज B की जगह क्या आएगा, K रेज टू पावर y, इसका होल स्क्वायर हो गया। A की जगह क्या आएगा यहाँ पे, K रेज टू पावर x इंटू C की जगह क्या आएगा, K रेज टू पावर z। अब ये आएगा K रेज टू पावर 2y, बेस सेम होने से नंबर इंटू है, पावर ऐड होगी, K रेज टू पावर x प्लस z। और आप देख पा रहे हैं 2 नंबर्स इक्वल है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। तो 2y किसका इक्वल होगा, x प्लस z। और ये भी आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, अगर बीच के टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट प्लस थर्ड होता है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 2y इक्वल टू x प्लस z, इसका मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ x होगी, सेकेंड टर्म इसमें y होगी और थर्ड टर्म z होगी। तो ये नंबर्स किस में होंगे, AP में होंगे। क्यों, ये इसकी कंडीशन होती है ये वाली, कि अगर x, y, z AP में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, 2y इक्वल टू x प्लस z। तो आपको याद रखना है, अगर कहीं ये चीज़ मिलती है तो आप इसको लिख सकते हैं x, y, z आर इन AP, हैंस प्रूव। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ वन मोर, दिस इज़ ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से देखना आपको। ए GP कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, इवन नंबर of terms if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places then find its common ratio। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसी टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है। तो क्योंकि GP का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग कैसे होगी, लेट स्मॉल a बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल r बी दी कॉमन रेशियो ऑफ GP। अब याद रखना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो इवन नंबर्स हैं। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन GP 2n, आपको पता है 2n इवन नंबर होता है, इसलिए हम सपोज कर लेंगे GP की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2n है। नाउ अब गिवन, यहाँ आपको ध्यान से देखना है क्या गिवन था, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। तो ऑल टर्म्स मतलब 2n टर्म्स, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A2n। तो ये कंटिन्यूस टर्म्स का जो सम है 2n तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, S2n। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको S2n लिखा है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स। लेकिन यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू दैट इज 5 टाइम्स दी टर्म सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो क्या आएगा, 5 टाइम्स ब्रैकेट और टर्म्स कौन सी होंगी, A1 प्लस A3 प्लस A5। और ध्यान रहे अगर ये 2n है तो ये इवन नंबर है, तो लास्ट टर्म क्या आएगी, इससे एक कम, मतलब 2n माइनस 1। तो इधर जो और टर्म लास्ट बनेगी A2n माइनस 1 बनेगी। अब ये आपको बता दिया मैंने, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड 2n टर्म्स, तो S2n हो गया। यहाँ 5 आएगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A होती है, थर्ड टर्म की वैल्यू AR स्क्वायर होती है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू AR इज टू पावर 4 होती है, डैश डैश अप टू। और A2n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी, टर्म की वैल्यू होगी, वो होगी A इंटू R इज टू पावर इससे एक कम, दैट इज 2n माइनस 2। अब ध्यान रखना ये जो सीरीज़ बनी ये ऑड टर्म्स की सीरीज़ है,
इसको डिवाइड करके देखो, कॉमन रेशो आर स्क्वेयर आएगा, इसका कॉमन रेशो आर स्क्वेयर आएगा, इसका मतलब इसका रेशो आर स्क्वेयर आएगा, तो ये जीपी बनेगी। दिस इज आल्सो ए जीपी। फर्स्ट टर्म यहाँ ए है बट कॉमन रेशो यहाँ आर स्क्वेयर है। नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो गलती ये करेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेंगे, 2n-1। तो ये 2n-1 नहीं आएगा। टोटल टर्म्स हमारे पास 2n है, उसमें से 50% ऑड होती हैं, 50% इवन होती हैं, और ये सारी ऑड टर्म्स हैं। अगर टोटल हमारे पास 2n टर्म्स हैं और आधी उसमें से ऑड है, आधी इवन है, तो बताओ ऑड कितनी होंगी, n टर्म्स होंगी। तो ये आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, इस मिस्टेक की वजह से आपका एक क्वेश्चन हमेशा गलत आएगा। ठीक है, इसका आंसर गलत आएगा, रॉन्ग आएगा आंसर। तो इसलिए याद रखना, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स n आएंगी, क्योंकि हाफ टर्म्स ऑड है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। S2n, तो जीपी का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, a इंटू कॉमन रेशो क्या है इसका, नॉर्मल कॉमन रेशो क्या है, r, तो r⁻² 2n-1 ओवर r-1। फॉर्मूला पता है आपको सम का, सम ऑफ 2n टर्म्स का। इधर क्या आएगा 5 फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो कितना है, r स्क्वेयर, रेज़ टू पावर क्या आएगा n नंबर ऑफ टर्म्स, -1 ओवर r²-1। अब इसको देखते हैं, ये तो सेम ही लिख देंगे, a इंटू r⁻² 2n-1 ओवर r-1, और यहाँ 5 आएगा, यहाँ a आएगा, तो ये आ जाएगा r⁻² 2n-1 और इसके फैक्टर कर देंगे r-1 इंटू r+1। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, r-1 इससे कैंसिल हो गया, a इससे कैंसिल हो गया। तो देखो बहुत इजी हो गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 5/r+1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, r+1 इक्वल टू 5, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आप देख पा रहे हैं क्या निकालना था आपको, फाइंड इट्स कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो की वैल्यू क्या आ गई 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करने वाला है, दैट इज़ ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन।